नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। आज हम बात करेंगे यूएनएससी में भारत की एंट्री की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र को प्रभावी बनाना है तो स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाना ही होगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए स्थायी सदस्य बनने की रेस में भारत सबसे आगे है। बाइडेन ने भारत के अलावा जापान और जर्मनी को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए स्थायी सदस्य बनने की वकालत की है। आपको बता दें कि भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन बाइडेन के इस बयान के बाद भारत के स्थायी सदस्य बनने की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को 5 स्थायी सदस्यों में से 4 का समर्थन मिला है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के समर्थन की आधिकारिक रूप से पुष्टि की है। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य हैं। इनमें चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। चीन को छोड़कर सभी देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न पहल की है। सभी देशों के साथ कई स्तरों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों के दौरान इस मुद्दे को उठाया गया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन की सर्वोच्च इकाई है। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये काउंसिल दुनिया की सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर फैसला लेती है। इसके स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन है। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर की शक्ति होती है और इसके जरिए किसी भी प्रस्ताव या फैसले पर रोक लगाई जा सकती है। यूएनएससी में कई समय से सुधार और इसका विस्तार किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। भारत के लिए स्थायी सदस्यता हासिल करना काफी अहम रखता है क्योंकि वो कई बार आतंकवाद और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आता रहा है। लेकिन चीन की ओर से वीटो लगाए जाने के कारण इन्हें रोक दिया गया। अभी हाल ही में चीन ने साजिद मीर को ग्लोबल आतंकी घोषित किए जाने के अमेरिकी प्रस्ताव पर वीटो डालकर उसे बचा लिया। साजिद मीर मुंबई हमले में आतंकवादियों को पाकिस्तान में बैठकर फोन से दिशा निर्देश दे रहा था। ऐसे में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके मायनों को हम समझ लेते हैं क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत इसका स्थायी सदस्य बने। बहुत सारे संकेत मिलते हैं, लेकिन 4 देशों की तो सहमति है कि भारत स्थायी सदस्य के तौर पर यूएन में शामिल हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि चाइना बार बार बीच में अड़ंगा डाल देता है। भारत का अपना मकसद यही है कि विश्व में शांति कायम रहे और वो देश जिनको हमेशा दबा कर रखा जाता था, जिन पर गुलामी की जंजीरें जकड़ी रहती थीं, उन देशों को भी वो अधिकार मिल सके, वो स्वतंत्रता से जी सकें। शुरुआत से इस तरह की बातें भारत ने उठाई और उसमें कामयाब भी हुआ। भारत के कई ऐसे बातें थीं जो मानी गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और आपको बता दें कि नेल्सन मंडेला ने जब आंदोलन शुरू किया था उस वक्त भारत ने समर्थन किया था। तो सदस्यता भारत की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 4 देश समर्थन कर रहे हैं भारत का, लेकिन चीन कहीं ना कहीं अड़ंगा लगा देता है। आतंकवाद को लेकर हमेशा भारत जोर शोर से ये बात कहता रहा है कि हमें विश्व शांति की बात कही जानी चाहिए। विकसित होने का अधिकार सबको है। हर देश के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर व्यवसाय के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। हर देश आत्मनिर्भर हो जाए। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, वैसे ही भारत की हमेशा से ये बात भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाई कि हर देश को यह अधिकार होना चाहिए कि वो स्वयं पर निर्भर हों और जहां जहां वो विकसित होना चाहते हैं, जिस तरह से विकसित होना चाहते हैं, वो अपने संसाधन तो जुटाएं, साथ में जो बड़ी शक्तियां हैं दुनिया की, उनकी मदद भी इन देशों को मिलती रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत कैसे बनेगा इसका स्थायी सदस्य, क्योंकि अगर 4 देशों की ताकत उसको हासिल है, 4 देश जानते हैं और ये मानते हैं कि भारत को इसका स्थायी सदस्य मिलना चाहिए, बनना चाहिए, विस्तार होना चाहिए,
लेकिन ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, चाइना क्यों अड़ंगा बार बार डाल देता है, उस पर भी अपने कहीं ना कहीं विवाद जो भारत और चाइना के बीच बना हुआ है वो लगातार बना हुआ है। भारत को लेकर हमेशा से चाइना का रुख अलग रहा है। पहले हालांकि हितैषी पहले की अगर बात की जाए तो भारत शुरुआत से ही अपनी बातों को दृढ़तापूर्वक रखता रहा है। अब भारत स्थायी सदस्य कैसे बनेगा, जो अड़ंगा लगाया जा रहा है उससे कैसे उभरेगा, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये भी हम समझ लेते हैं कि जब वो बनेगा तो उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर देखने को मिलेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र ओझा पूर्व राजनयिक हैं, अमिताभ कुमार विदेश मामलों की जानकार हैं। आप दोनों ही मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जितेंद्र जी, अड़ंगा हमेशा से लगता रहा है, लेकिन ये इस तरह के जो प्रयास चल रहे हैं, ये लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक अड़ंगा चाइना लगा देता है यहां पर, लेकिन कैसे इससे पार पाया जा सकेगा? देखिए, जब तक बहुत बड़ा दबाव नहीं पड़ता, जब तक कि तब तक हालांकि पूरी पश्चिम के देश आज भारत के साथ है, तो लगता है कि जो के समय आपकी आवाज कट कर आ रही है, हम आपकी आवाज ठीक कराते हैं, तब तक अमिताभ जी से सवाल ले लेते हैं। अमिताभ जी, आपसे हम समझना चाहेंगे ये सवाल आपसे, क्योंकि अगर चार देश कहीं ना कहीं हामी भर रहे हैं, वो चाहते हैं कि विस्तार होना चाहिए और उसके बाद चाइना अड़ंगा लगाता है, तो मुझे लगता है कि कुछ नियमों में बदलाव की आवश्यकता पड़ रही है ताकि बाकी देशों को भी समानता का अधिकार मिल सके। जी, बहुत जरूरी है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में परिवर्तन लाने की, क्योंकि अब दुनिया 1945 से बहुत आगे बढ़ चुकी है और जो अभी परिस्थितियां हैं इसमें बहुत सारे देश बहुत बेहतर स्थिति में आ चुके हैं और दुनिया की जो राजनीति है उसके हिसाब से इसका पुनर्गठन किया जाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आधार पर भी असर पड़ सकता है, हो सकता है या विखंडित हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है। भारत के मामले में खासकर जिस तरीके से आज जिस पोजीशन में भारत है, तो निश्चित रूप से भारत की एक विस्तृत भूमिका सारे देश चाह रहे हैं कि इस सुरक्षा परिषद में हो। इसलिए भारत को सुरक्षा परिषद के स्थायी समिति में रखा जाना बहुत जरूरी है। अगर इसका पुनर्गठन नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से भारत भी बहुत जल्द, मुझे नहीं लगता कि भारत अब ज्यादा इंतजार करने के पक्ष में है। हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से खुद को दूर करने लगे जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से, क्योंकि जिस तरह से चीन बारंबार भारत के हर कदम पे बाधा डालता है, आतंकवाद से लड़ने की जो सारी कोशिशें हैं, सारे प्रयास हैं, उनको व्यक्त करने की कोशिश करता है, उससे भारत के अंदर काफी बेचैनी आ रही है। निश्चित रूप से भारत नहीं चाहेगा अन्य देश, जिसकी वजह से हमारे आंतरिक मामलों में बहुत मुश्किलें हम झेल रहे हैं, आतंक झेल रहे हैं, बार बार नुकसान झेल रहे हैं, उसको केवल चीन की वजह से हम कुछ न कर पाए। और आप देख रहे हैं कि आज अमेरिका और रूस, इजराइल, ईरान, जो आपस में एक दूसरे से एकदम दुश्मन देश हैं, उन सब से भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। लिहाज से बहुत जरूरी है कि इसका पुनर्गठन किया जाए और भारत को निश्चित रूप से स्थायी समिति में रखा जाए। और केवल भारत ही नहीं, आप देखिए बहुत सारे ऐसे देश अब उभर कर आ गए हैं, ब्राजील है, जर्मनी है, जापान है, साउथ अफ्रीका है। ये सारे देश दुनिया में अब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और हम सबको ये समझना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां थी उसमें जो विजयी राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने केवल अपने लोगों को इसमें भर लिया था और बाकी सबको उन्होंने छोड़ दिया था ताकि दुनिया पे काबिज रहे। ठीक है, जितेंद्र ओझा भी जुड़ गए हमारे साथ। जितेंद्र जी, वही दरअसल होगा कैसे, क्योंकि अगर एक भी देश वहां पर वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो वो चीज वहीं रुक जाती है। ऐसे में क्या लगता है कोई नए नियम लाने की जरूरत है, नए संशोधन होने की जरूरत है? क्या लगता है इतना आसान है ये? देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, खास करके जब तक चाइना है तो चाइना कभी भी भारत को मजबूत होने नहीं देगा। उसको चाइना की एक रीजनल डोमिनेशन में उसको लगता है कि वो सफल हो चुका है, अब उसे ग्लोबल डोमिनेशन की तरफ देखना है। और ये जो वीटो का मुद्दा था, जैसे अमिताभ जी कह रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध से बाद हालात बहुत बदल चुके हैं। उस समय हालात बहुत अलग थे, डीकोलोनाइजेशन हाल ही में हुआ था और ये जो विक्टर्स थे उन्होंने मिलकर एक अपने लिए बॉडी बनाया और जो वो चांग शेक को उन्होंने जो पावर दिया था, जिसको शामिल किया था, वो जो है इत्तेफाक से पीआरसी के पास चला गया।
तो ये अकेला पावर है जो उनसे अलग है। और जहां तक भारत का सवाल है, अब भारत के पश्चिम से संबंध अच्छे हो चुके हैं, पश्चिम के लोग भारत की बहुत प्रशंसा करते हैं, हमारे लोग जाके वहां बड़ी कंपनीज में सीईओ बन चुके हैं, या हमारे डायस्पोरा अच्छा है, या हमारी डेमोक्रेसी सस्टेन कर चुकी है और लोगों को भरोसा है। लेकिन जो चीन जो एशिया से जाने के बाद और भारत की मदद से जिस चीन को इस सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता मिली, वो हमें आने वाले समय में हर तरीके से रोकने की कोशिश करेगा। तो नए नियमों की जरूरत है, नए तरीके से को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, और जितने ग्लोबल पावर्स हैं उनको ये मानने की जरूरत है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बाद जो है पूरी मानवता एक अलग दिशा में जाने लगी और हम शांति की तरफ जाने लगे। और इस पूरी प्रक्रिया में भारत का एक अहम योगदान होना चाहिए, और ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से भी नहीं बल्कि हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी को भी और मजबूत करने की जरूरत है, भारत को रिडिस्कवर करने की जरूरत है। और भारत के बगैर जो है ये बॉडी बहुत कमजोर नजर आती है, या किसी और ने कहा जो दूसरे 2-3 देशों की बात कर रहे हैं उनका भी आना जरूरी है। तो ये वीटो वगैरह के सिस्टम को भी रिव्यू करने की जरूरत है, और ये संभव लग नहीं रहा है कि निकट भविष्य में कुछ हो पाएगा, क्योंकि डिस्ट्रस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और चाइना की तो भारत तो शुरुआती दौर से ही इसमें पक्ष में रहा है कि उन देशों की भी महत्ता होनी चाहिए, उन देशों की भी बातचीत होनी चाहिए, उन देशों को भी अधिकार मिलने चाहिए जो अपने आप को कमजोर समझते हैं या ये विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए महाशक्तियों से ये कहा गया कि आपका सहयोग अगर इन्हें मिलेगा तो निश्चित तौर पर बाकी देश भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लेकिन इसको कितने लोग हैं जो मानने वाले हैं? भारत की बहुत सारी चीजों को माना गया अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, लेकिन चाइना अगर इसी तरह से अड़ंगा लगाए रहता है तो ये चीजें संभव कैसे हो पाएंगी? क्या दबाव की भूमिका फिर से बनाएंगे या बाकी देश दबाव बना सकते हैं? देखिए, जो बाकी देश भी हैं तो उनकी इमीडिएट प्रायोरिटी अपने आप को सुरक्षित रखने की है, लेकिन उस प्रायोरिटी में जब उनको लगता है कि उनकी सुरक्षा के लिए भारत का आना जरूरी है तो शायद वो दबाव बनाएंगे। लेकिन चाइना का जो वर्तमान स्थिति लग रही है उससे संभव नहीं है कि औपचारिक तरीके से, लीगल तरीके से चीजें ठीक होगी। देखिए, डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कॉन्फिडेंशियल होता है, गुप्त होता है, और वो चीजें चलते रहती है, उसका कहीं जिक्र नहीं होता। तो चाइना को हर तरीके से दबाव बनाने की तो जरूरत है, जिस तरीके से हो सके, और मीडिया पे हम लोग उसको कहना नहीं चाहते हैं। और पश्चिम के साथ हमारी और इंगेजमेंट होने की जरूरत है, सारे लोगों के साथ होने की जरूरत है। लेकिन वो जो इक्वेशन जो होना चाहिए था, जैसे मैं कभी विजुलाइज किया करता था कि भारत एक ऐसा रोल प्ले करे कि रूस और वेस्ट के बीच में कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन जाए ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके। लेकिन वो उसमें हमें बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, प्रोग्रेस करने के बजाय हम कई कदम पीछे चले गए हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन अभी हमें बहुत फेवरेबल नजर नहीं आ रहे हैं रविंद्र जी, मैं यही कहूंगा। लेकिन देखिए, कुछ भी क्यों ना हो, एक नए इनोवेटिव तरीके से कुछ भी संभव है। जो बीत गई, जो खत्म हो गया, उस पर ज्यादा रिग्रेट नहीं करना है। अब हमारे स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है और दुनिया के स्थायित्व के लिए भी जरूरी है भारत का इसमें आना। यूएनएससी क्या भारत की होगी एंट्री, इस पर हम बात करें, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें समझने की जरूरत है। जितेंद्र ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमिताभ कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जैसे ही रूस का और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो चीजें जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर घटनी चाहिए, इस युद्ध को रोका जाना चाहिए, लेकिन यूएन की अपनी महत्ता क्या रह जाती है? वो एक ऐसे सफेद हाथी की तरह नजर आता है कि सब कुछ है, पावर है उसके पास इतनी कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर इन सबके बावजूद, इतनी ताकत होने के बावजूद वही दबंगई देशों की बड़ी शक्तियां हैं उनकी जारी है, तो ऐसे में यूएन की अपनी महत्ता क्या रह जाती है जिसके लिए वो बनाया गया? निश्चित रूप से यूएन की महत्ता उतने तक की है जिसमें जो खास करके जो स्थायी सदस्य देश हैं उसके सुरक्षा परिषद के, उनकी मनमानी कर सके वो, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई यूएन में तब तक नहीं हो सकती जब तक वो खुद अपनी सहमति न दे, और वो संभव है नहीं। कोई भी देश अपने खिलाफ कोई भी विरुद्ध कार्रवाई जो है उसकी सहमति नहीं देगा, वो बार बार वीटो का इस्तेमाल करके उसको कर लेगा। तो अब सबको समझ में आ रहा है कि मैंने यही कहा ना कि इसके कंप्लीट पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि यूएन का कोई अधिकार ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। लेकिन 5 देशों की दादागिरी से सारी दुनिया नहीं चलेगी, ये बात सबको समझ में आ रही है। और अब और दूसरे देश भी शक्तिशाली हो रहे हैं, तो सब चाहेंगे कि हम सब भी विश्व शांति के लिए या विश्व में पावर संतुलन में बैलेंस करने में हम भी भूमिका निभाएं। हम सब जान रहे हैं, हम देख रहे हैं, खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, भारत काफी तेजी से शक्ति हासिल कर रहा है।
और शक्ति केवल आपके मिसाइल और बमों से नहीं देखी जाती है। शक्ति क्या ये भी देखा जाता है कि कितने देशों का आपको समर्थन हासिल है, कितनों से बेहतर संबंध है और आपकी बात कितने लोग मानते हैं। क्योंकि अब भारत की भूमिका ऐसी मानी जा रही है। अभी हाल में आपने देखा कि अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध में अजरबैजान ने साफ साफ कहा कि अगर भारत हस्तक्षेप करता है तो हम शांति के लिए सोच सकते हैं और युद्ध हम खत्म कर देंगे। इससे पता चल रहा है कि विश्व पटल पर भारत की महत्ता बढ़ रही है और लोग अपने विवादों में भारत का जो न्याय है उस पर भरोसा करने लगे हैं। यूक्रेन के मसले में भी आप देखिए, ज्यादातर अमेरिका जैसे देश उम्मीद कर रहे हैं कि भारत जो है रशिया को समझाए, उसको शांत करे और युद्ध को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाए। जब आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं तो उसके हाथ में कुछ ऐसी शक्तियां भी आनी चाहिए और यूनाइटेड नेशंस को तत्काल इस पर काम करना चाहिए, अन्यथा यूनाइटेड नेशन जो है उसका ये प्रभाव ही खत्म हो जाएगा और फिर सारे देश अपने ढंग से मनमानी करने लगेंगे। जैसा कि पहले राष्ट्र संघ जो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो गठन हुआ था राष्ट्र संघ का, जैसे वो आउट हो गया, बाहर हो गया और उसकी बात नहीं मानना सारे देशों ने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पुनः एक विश्व युद्ध की स्थिति आ गई। तो आज फिर कहीं तृतीय विश्व युद्ध की तरफ हम न बढ़े, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो दिखा रही हैं कि दुनिया बहुत तेजी से दो भागों में बट रही है और ये बहुत खतरनाक संकेत है। इसमें चाहिए कि तेजी से दुनिया के देश इसको सोचे, समझे और इसका पुनर्गठन करें और जो सक्षम देश हैं उनको स्थायी सदस्य बनाएं। और वीटो का जहां तक सवाल है, वीटो पे भी बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बाकी चीन को छोड़ के बाकी 4 देश चाहते तो है कि भारत आ जाए, लेकिन अमेरिका भी ये नहीं चाहता है कि स्थायी समिति में जो वीटो का पावर है वो अन्य देशों को या नए जो सदस्य देश आएंगे स्थायी समिति में उनको वीटो पावर मिले। ठीक है जितेंद्र, ये बड़ा सवाल अमिताभ जी ने खड़ा किया कि मान लीजिए भारत सदस्य बन भी जाता है तो क्या वीटो पावर उसके पास होगी, ये भी हमें समझना जरूरी है। हालांकि अगर स्थायी सदस्य बनता है तो हर स्थायी सदस्य के पास वीटो पावर है। दूसरी तरफ उसने भारत के साथ साथ अमेरिका ने जापान और जर्मनी को भी जोड़ा है, तो ऐसे में स्थिति क्लियर नहीं है। देखिए, जापान, जर्मनी, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मैं तो कहूंगा कि और जैसे ईरान और इजराइल जैसे देशों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जी जितेंद्र जी, ऐसा है कि ये जो अमेरिका अब जो है भारत को लेके एक बड़ा फेवरेबल ओपिनियन बनाना शुरू किया है, लेकिन बहुत साल तक हम देखें, खास करके पिछली शताब्दी में 1947 से लेके सन 2000 तक अमेरिका का रवैया भारत के प्रति बहुत अच्छा नहीं रहा। वो तो 2001 में मेरा मानना है कि जब ये 9/11 अटैक होता है उसके बाद चीजें बदलती है। हालांकि अमेरिका की सिविल सोसाइटी में भारत को लेके काफी गुडविल हमेशा से रही है और अभी भी देखिए कि ये देश अगर चाहते हैं किसी को बनाना तो इससे नहीं कि जेन्युइन मित्रता होती है, एक उनको टैक्टिकल रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसिटी होती है। तो जब उनका वॉर ऑन टेरर चल रहा था तब उनको भारत की जरूरत थी, जब चाइना से जब खतरा बढ़ने लगा तब भारत की जरूरत थी। नहीं तो आप देखें कि इस्लामिक रेडिकलिज्म को बढ़ाने में, पाकिस्तान को हर जगह प्रोटेक्ट करने में या चीन के को मजबूत करने में सभी में अमेरिका कहाँ था। तो हम ताकत अपनी अगर डोमेस्टिकली नहीं बढ़ाते हैं तब तक हमारे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा। अब जैसे अमिताभ जी कह रहे थे कि भारत की मध्यस्थता चाहते हैं, अमिताभ जी अभी अखबार पढ़ रहे हैं, मैं तो बड़ा नजदीकी से चीजों में इन्वॉल्व रहा हूँ। 20 साल पहले भी लोग कहते थे भारत से दोस्ती के लिए कि भारत ये काम कर सकता है, लेकिन मध्यस्थता करना, हस्तक्षेप नहीं वर्ड होता है, मध्यस्थता वो करना या पीस बिल्ड करना वो बहुत ही स्पेशलाइज स्किल है। अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो संभव है कि आप जाएंगे पीस बिल्ड करने और काम उल्टा हो जाएगा। तो देखिए, हम बात जो कर रहे हैं हम मजबूत हुए हैं, लेकिन डोमेस्टिकली जब तक हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत मजबूत नहीं होंगे तब तक दिक्कत होगी। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा रविंद्र जी, 1950 के बाद जब जैसे मैंने कहा कि यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब से अडॉप्ट हुआ उसके बाद दुनिया थोड़ी शांति की तरफ जाने लगी, लोगों को युद्ध से डर लगने लगा कि युद्ध अवॉइड करने की चीज है। लेकिन अभी हम देखें कि तमाम दुनिया के देशों में डेमोक्रेसी का कितने जोरों से इरोजन हो रहा है, सारी दुनिया के देशों में, एक ही जगह नहीं है। तो जब तक लोगों में ये नहीं लगे कि हम अपनी समस्याओं को बातचीत से सुलझा सकते हैं या रेगुलेशन उनके डोमेस्टिक सिस्टम में मजबूत नहीं हो, तब तक यूएन जैसी लेकिन जब बड़ी महाशक्तियां जितेंद्र जी, जब बड़ी महाशक्तियां हथियार बेचने की होड़ में लग जाएंगी और ऐसी ऐसी स्थितियां पैदा करने लगी तो हम शांति की कैसे कामना कर सकते हैं? ये तो कैपिटलिज्म में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है और कम्युनिज्म में कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही है कि कम्युनिज्म में तो है ही कि सी जिनपिंग बादशाह समझते हैं या
पुतिन साहब अब इलेक्शन को पूरी तरीके से रिग कर देते हैं। लेकिन जब डेमोक्रेसीज में आप आके देखिए कि उनके यहाँ भी दिक्कत आ रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि जो इकोसिस्टम है यूएन जैसी बॉडी के लिए, रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए, या सारी बॉडी की क्रेडिबिलिटी के लिए, वो इकोसिस्टम ही खराब हो गया। किसी भी देश में अगर आप लॉ उतना ही इफेक्टिव होगा जितना बेहतर इकोसिस्टम होगा। निश्चित रूप से लीडरशिप का रोल रहता है, रेगुलेशन का रोल रहता है, इंस्टीट्यूशन का रोल रहता है। तो हम एक दूसरी दिशा में ड्रिफ्ट करना शुरू हो गए हैं। और पहले आप देखिए 19वीं शताब्दी से पहले या 20वीं शताब्दी से पहले तो दुनिया में अक्सर झगड़े हुआ करते थे, लोग एक दूसरे को कब्जा कर लेते थे, कहीं कोई रूल कानून नहीं था। और ये जो 50 साल 60 साल का जो समय है, 70 साल का, वो थोड़ा सा बेहतर हो रहा था। लेकिन अगर ये सारे जगह डेमोक्रेसीज में इरोजन होता रहेगा तो बात नहीं बनेगी। और मैं अमिताभ जी से थोड़ा सा डिफर करूंगा कि भारत में सब कुछ परफेक्ट बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। और हमें अपने रेजिलिएंट इंस्टीट्यूशन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक मुश्किल होगा। और डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन होना नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब मजबूत गवर्नेंस सिस्टम का भी होना जरूरी है। कि क्या वजह है कि चीन हमसे 5 गुना 6 गुना इकोनॉमिकली मजबूत है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी जगह इंस्टीट्यूशन में कमी है। तो ठीक है, लोगों को भरोसा नहीं है अमेरिका पे, लोगों को भरोसा नहीं है चीन पे, तो वो हमारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन हम भीतर से अभी उतने मजबूत नहीं हुए कि दुनिया हमें कहे कि नहीं आप अलग हैं। अमिताभ जी क्या रिप्लाई करना चाहेंगे? बात इनकी सही है कि हमारे इंस्टीट्यूशन कभी मजबूत नहीं है। मैं तो विश्व में भारत की बढ़ती शक्ति को इंगित कर रहा था। जिस तरीके से भारत की शक्ति और सम्मान बढ़ा है, उस लिहाज से मैं कह रहा था। इंटरनली ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जितेंद्र जी कि हमारे इंस्टीट्यूशन अभी मजबूत नहीं है। और हमारे देश में भी आप जितेंद्र ओझा जी शायद ये कहना चाह रहे हैं कि सम्मान तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ हम कितना मजबूत हैं, इस तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशन अभी मजबूत। आप इसका बड़ा कारण आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र में भोग तंत्र चल रहा है। क्योंकि ज्यादातर आप राजनीतिक दलों को केवल देख लें, उनके अंदर उनके यहाँ नहीं, लेकिन हमारी परिस्थितियां अगर इतनी कमजोर होती तो आज दुनिया को हमारी जरूरत क्यों पड़ती? भारत के विदेश मंत्री ने हमेशा तटस्थ होकर अपनी बात रखी, चाहे पहले के रहे चाहे आज। इस बार तो पूरी तरह से उन्होंने रूस को भी आईना दिखा दिया, चाइना को भी आईना दिखा दिया। भारत देखिए जो भी विदेश मंत्री रहे हैं, जितेंद्र जी, प्रधानमंत्री रहे हैं, जितेंद्र जी कुछ जवाब देना चाहिए, जल्दी जवाब। मैं एक 10-20 सेकंड लेता हूँ। जी जी जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अब दुनिया को हमने देखना शुरू किया है, उसमें एक खास परिवर्तन आया है। नहीं तो चीन जैसा देश या पाकिस्तान जैसा देश, इसको भी हम जल्दी जवाब नहीं देते। इनको तो हम जवाब दे ही नहीं पाते थे। जब मर्जी हमें थप्पड़ मार के चला जाता था और हम चुपचाप अपने सैनिकों को पीछे कर लेते थे। ठीक है, अमिताभ जी समय खत्म हो गया, तो जल्दी से जवाब ले लीजिए। कभी हमें सफाई नहीं देना चाहूंगा। जी जी, ठीक है आपने अमिताभ जी। एक मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, हम बेहतर जरूर है, लेकिन जहां हमें होना चाहिए था वहां हम नहीं है। हमें कई अधिक कदम चलने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है, तो भारत की जो नीतियां हैं, शुरुआत से ही यूएन की जो नियमावली थी उसके मुताबिक भारत तटस्थ होकर चलता चला जा रहा है। और यही कारण है कि भारत अपनी बातों पर हमेशा कायम रहता है और दुनिया को एक रास्ता दिखा रहा है। और यही कारण है कि दुनिया चाहती है कि भारत को वो ताकत मिल जाए ताकि बाकी जो देश, अन्य देश हैं, वो भी पीछे हो चले और देश में, दुनिया में शांति व्यवस्था कायम रहे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।